नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत मिल चुका है और अरविंद केजरीवाल चुनाव में दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के बाद मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पिछले 3-4 दिन में हमारे कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने, वॉलंटियर्स ने पूरी रात जाग के दिल्ली की सड़कों पे घूम के दिल्ली के जो सबसे गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनकी तरफ किसी सरकार का वो नहीं जाता, तो वोट बैंक भी नहीं है क्योंकि वो तो वोट भी नहीं डालते, उनकी परवाह नहीं करता। तो इन लोगों ने उनके रैन बसेरों का मुआयना किया, नए रैन बसेरे खोलने की बात कही और कल की अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, मैंने कहा था कि हम उनके लिए पोटा केबिन बनाएंगे, लेकिन कल के बाद मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर ये पोटा केबिन की कॉस्ट बता दीजिए, हमारा रोटरी क्लब, हमारा फलाना क्लब, एक पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, 2 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ये फायदा होता है जब पूरा समाज मिलके देश को सुधारता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली से तो भ्रष्टाचार दूर करेगी, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में तो खुशी लाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक पूरे देश के अंदर भी इस किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी और देश खुशहाल होगा। कांग्रेस के जो मंत्री हैं या जो भी अधिकारी समय रहे उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, किसी को नहीं बख्शेंगे जी, कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? किसी को नहीं बख्शेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं टाइम फ्रेम कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं विद ऑल द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज एट माय कमांड कि चाहे वो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया हो और चाहे हमारे काल में भ्रष्टाचार हो, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कई सारी चीजें करेंगे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑन आर दिस थिंग नाउ इज द लोकपाल बिल फॉर दिल्ली। हाँ, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि सीएजी ऑडिट हो जाए। देखिए, ये एक तरह से मैंने बताया कि चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में घूमे थे, लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, तो एक तरह से ये टेम्पोररी रिलीफ है और जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। हाँ जी, सर वो आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए, आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए उसको। हम कोशिश करेंगे, नहीं ये सत्र तो 3-4 दिन का बचा है, जैसा हमने कहा था 15 दिन में करने का, तो आज से 15 दिन के अंदर करने की, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। जब तक आउट नहीं कहेगा तब तक फंड ट्रांसफर नहीं होता है, इस तरह की जो बातें हुई थी उसको लेकर सरकार। देखिए, ये जितने अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने जो सुझाव दिया था प्रोसीजर का, उसके हिसाब से हमने फॉलो किया है और उसके बाद भी मैंने फोन किया था तो उन्होंने बताया कि कोई भी अनियमितता नहीं है, लेकिन कल मैं ऑफिस जाके इसके बारे में और पता करता हूँ। That's not our challenge. जो भी स्पीकर बन जाए क्या फर्क पड़ता है। अरविंद जी, लोकायुक्त के बिल के लिए स्पेशल सत्र बुलाएंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा के सदन पर बहुमत हासिल करने के बाद उत्साहित अरविंद केजरीवाल
विधानसभा में बहुमत के लिए वोटिंग के दौरान 37 वोट मिले केजरीवाल को, 32 वोट बीजेपी के। 37 में अगर देखें तो 28 वोट अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के, 8 कांग्रेस के, 1 शोएब इकबाल जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और उसके बाद नहीं, कांग्रेस के 7 और शोएब इकबाल और 1 निर्दलीय, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर ने माफ करे वोट नहीं दिया, 1 निर्दलीय मिस्टर सौकी ने, 38 होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रोटेम स्पीकर ने वोट नहीं दिया, इसलिए अब ताजा स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल बहुमत साबित कर चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो मान्यता है, जो परंपरा है कि 6 महीने तक वो दिल्ली में सरकार चलाएंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा है कि एक बार सदन में अगर बहुमत साबित कर लेते हैं केजरीवाल तो कम से कम 6 महीने तक उन्हें कोई खतरा नहीं है। ये बात बीजेपी ने भी कहा है। अरविंद केजरीवाल अब से विधिवत तौर पर सदन में बहुमत साबित करके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारी बातें केजरीवाल ने कही, उस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और बहुमत साबित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने एक और बात कही। केजरीवाल ने कही कि 15 से 20 दिन के भीतर अपने वायदे के मुताबिक जन लोकपाल, जिसे राज्यों में लोकायुक्त कहा जाता है, पास कराएंगे। और जन लोकपाल पास कराने का मतलब होता है कड़े फैसले लेगा लोकपाल और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों की जांच करेगा। अरविंद केजरीवाल पहले कई बार, सैकड़ों बार चुनाव के दौरान कह चुके हैं जन लोकपाल आएगा और दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, खासतौर से 15 साल शीला दीक्षित की सरकार में और एमसीडी में बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच होगी और भ्रष्ट चोरों को, भ्रष्ट नेताओं को और चोर अफसरों को जेल भेजा जाएगा। केजरीवाल ने बार बार कहा। अब साथ में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल अगले 6 महीने में क्या क्या करेंगे, क्या फैसले लेंगे? क्या अब हम उल्टी गिनती शुरू करें कि भ्रष्ट नेताओं और चोर नौकरशाहों को जेल जाने का वक्त आ गया? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में आनंद प्रधान, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक आनंद प्रधान, और सुधांशु मित्तल हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता, प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता, मीम अफजल, कांग्रेस के नेता। सबसे पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी आपसे ही। जो बातें केजरीवाल ने कही, जो 17 मुद्दे गिनाए, अगर देखें तो वो सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की जनता से, और कहीं न कहीं उन मुद्दों में दिल्ली की जनता की भलाई दिखती है, चाहे पानी, बिजली से लेकर स्कूल से लेकर सड़क और बुनियादी सुविधाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तमाम। तो फिर क्या वजह है कि बीजेपी को समर्थन देने की बजाय आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण हर्षवर्धन जी ने दिया और जनता के साथ धोखा बताकर और उसके बाद केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया? चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन, इन सब में जब फर्क होता है तो आदमी जो है अपनी चिंता सामने व्यक्त करता है। वैसे इन वायदों के बारे में कहना चाहूंगा अजीत जी, क्या महंगाई दिल्ली की जनता का मुद्दा नहीं है? मुझे लगा था कि 3 मुद्दों पे दिल्ली की जनता ने अपना आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ व्यक्त करा था। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा महंगाई और तीसरा सुरक्षा। मैं अभी सुन रहा था उसमें कहीं महंगाई का जिक्र नहीं है, जबकि बड़े बड़े वायदे हुए। क्या ये महंगाई का जिक्र होता तो आप समर्थन दे देते? खत्म कर दी जाएगी। सुधांशु जी, अगर महंगाई का जिक्र होता तो आप समर्थन दे देते? अजीत जी, मेरी बात खत्म कर लेने दी, उसके बाद जो पूछेंगे सब बतला दूंगा जी। हमें एक खंडित जनादेश मिला कि आप जो है, आपको पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए आप सरकार नहीं बनाएंगे। जब हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे। प्रतिपक्ष में कौन सरकार बना रहा है? वो पार्टी जो कह रही है कि भाई हमें तो कांग्रेस का समर्थन हमने मांगा नहीं, हमें चाहिए नहीं, ये तो चोर है। और कांग्रेस है कह रही है भाई इन्होंने नहीं मांगा लेकिन हम तो समर्थन देंगे, हम तो समर्थन देंगे। तो ये जो सारी हास्यप्रद स्थिति है, जो विडंबना भरी स्थिति है, उसके साथ क्या करेंगे? हमने क्या कहा? हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है तो सवाल ये उठता है। सुधांशु मित्तल जी, हम आपके पास आएंगे दोबारा। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है तो अगर एक बात, मुद्दों पर अगर केजरीवाल ने समर्थन मांगा है, मुद्दे सार्वजनिक मंच से बताए गए, तो उस पर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम था कि कम से कम मुद्दों के आधार पर समर्थन कर दे, जैसा कि आपने पहले रचनात्मक आधार पर सहयोग की बात की थी। सुधांशु जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। आप सुनिए, बाकी नहीं, आपके पास आऊंगा सर। जो कहा और जो करा वो दोनों अलग अलग है। चलिए हम आपके पास आएंगे। आनंद प्रधान, आपकी त्वरित टिप्पणी, उसके बाद मैं फिर। देखिए, सुधांशु मित्तल जी से तो ये सवाल पूछने की इच्छा हो रही है कि दिल्ली में ही महंगाई है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां अभी नई सरकारें चुन के आई हैं, वहां क्या सभी चीजों के दाम कम हो गए और वहां की सरकारें क्या वहां पर महंगाई के बारे में बात नहीं कर रही? देखिए, असल में बीजेपी की जो बौखलाहट है वो उभर करके सामने आ रही है। वो बौखलाहट उभर करके सामने आ रही है। वो
अपोजिशन का रोल भी ठीक से नहीं प्ले कर पा रही है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी उनको अपोजिशन के लिए भी जगह नहीं छोड़ रही है। क्योंकि आप जहां भी जो मुद्दे उठ रहे हैं उनके कार्यकर्ता उनसे पहले पहुंच जा रहे हैं। झुग्गी गिराई गई उनके चुनाव से ठीक पहले, वहां पर वो उनके कार्यकर्ता और उनके नेता पहुंचे हुए हैं। जो मुद्दे ये उठा करके राजनीति कर सकते हैं, अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर उनके मंत्री और उनके विधायक पहले से घूम रहे हैं। तो एक अहम जो आनंद जी ने बात की, मीम अफजल साहब आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर आनंद कुमार आपके पास भी एक बार टिप्पणी स्टूडियो से लेता हूं। पुरुषोत्तम जी, ये माना जाए कि आज से एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में हो रही है, क्योंकि जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही सब मुद्दों पर आधारित उन्होंने समर्थन की बात की। बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया, वो अपनी जगह है, लेकिन जो आनंद कह रहे हैं जी, भाजपा की स्थिति को मैं बौखलाहट नहीं बल्कि दयनीयता की स्थिति मानता हूं। भाजपा इस समय दयनीय स्थिति में है। कांग्रेस की तो स्थिति अलग है, उसने उसे समर्थन देकर थोड़ा अपने लिए एक तरह का स्पेस क्रिएट कर दिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस और एक्चुअली पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास की समस्या ये है कि ये लोग आम आदमी पार्टी को एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देख रहे हैं, जबकि वो उस तरह की पार्टी है नहीं। वो एक अलग तरह की पार्टी है। उसने असल में समाज में बहुत गहरे में और बहुत दूर तक व्याप्त असंतोष को राजनीतिक स्वर दिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए स्वर दिया है। और कम से कम पिछले 3 दिन में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए हैं उन पे टेक्निकल बहस हो सकती है, जरूर होनी चाहिए, लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन उन कामों से और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के व्यवहार से उनकी नीयत रेखांकित हुई है कि वो सचमुच काम करना चाहते हैं, वो सचमुच जनता के बारे में सोच रहे हैं, वो सचमुच दिल्ली की समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। ये नीयत उन्होंने अपनी जनता तक कन्वे कर दी है। और इस बात को ये असल में दुखद है कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा इसको समझ नहीं रहा, भाजपा ये वो पुराने लहजे में अटैक कर रहे हैं जिसका कोई असर नहीं होने वाला है। परंपरागत पॉलिटिकल पार्टी की तरह चाहते हैं चले, और जैसे वो चल नहीं रहा, वो नहीं चल रही भाषा में बात कर रहे हैं आज। और इसका असल में देखिए, भाजपा का नुकसान लाभ होगा वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक नए तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको अगर भाजपा नहीं समझती तो ये अपोजिशन का रोल ठीक से प्ले नहीं कर पाएगी। चलिए हम भाजपा के पास जाएंगे, अपोजिशन का रोल प्ले कर पाएगी या नहीं हम बीजेपी के नेता से पूछेंगे। लेकिन एक बार जरा मीम अफजल साहब से, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हैं, बहुत गालियां देकर, बहुत दोनों तरफ से बहुत तू मैं होने के बाद आखिरकार आपके समर्थन से आज बहुमत साबित कर दिया फ्लोर पर अरविंद केजरीवाल ने। अब क्या माने, आज से 6 महीने के लिए निश्चिंत है, 6 महीने तक यह सरकार चलेगी, कांग्रेस किसी भी मौके पर कोई ऐसा दाव नहीं खेलेगी 6 महीने के लिए कम से कम? देखिए, हमारा इसके अंदर अजीत अंजुम जी बिल्कुल क्लियर, हमारे जो नेता हैं जी असेंबली के अंदर, लवली जी, उनकी तकरीर को अगर आप सुनेंगे जी पूरा तो उससे हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अब तक हम पर शको-शुबात भी किए गए, बहुत सारी बातें ऐसी कही गई कि हम सरकार 48 घंटे हैं, खुद केजरीवाल साहब घबरा रहे थे शायद कि 48 घंटे के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया, हमारे एमएलए चले जाएंगे, कोई वोट नहीं देगा, बहुत सारी बातें की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर जो पार्टी फैसला करती है फिर सब लोग उसी के साथ चलते हैं। ये हमारा पुराना काम करने का तरीका है और वैसा ही उन्होंने किया है। उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है कि जब तक जनता विरोधी काम कोई नहीं होगा हमारा समर्थन जारी रहेगा। तो उसी पर आता हूँ, मीम अफजल साहब, वही जन विरोधी से मैं बात आता हूँ, क्योंकि नेता के विरोध में कुछ होता है तो नेता उसको जन विरोधी मानते हैं। मैं आपसी से पूछता हूँ, उसके प्रोफेसर आनंद कुमार से, केजरीवाल ने सदन में बहुमत साबित करने के बाद कहा कि 15 से 20 दिन के भीतर हम जन लोकपाल, जिसको लोकायुक्त कह सकते हैं, बार बार मैं ये कहता हूँ, लोकपाल लेकर आएंगे। और वो जब लेकर आएंगे तो जैसा कि वो सैकड़ों बार ऐलान कर चुके हैं, 15 साल के शासनकाल की में हुए घोटालों की जांच होगी और आपके जितने नेता हैं, कुछ मंत्री भी जो मौजूदा हो सकता है सदन में, वो जो पूर्व मंत्री, उनमें से किसी को जेल जाना पड़े। उस मौके पर भी केजरीवाल सरकार के साथ मुद्दों पर आधारित आपका समर्थन जारी तो रहेगा ना? ये बातें देखिए, जहां तक आपने कहा जन लोकपाल की व्यवस्था है, सवाल मैं आ रहा हूं आपके पास, मुख्यमंत्री हो या नहीं मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। अफजल साहब से मैंने पूछा, प्रोफेसर आनंद कुमार आपके पास आ रहा हूं। अफजल साहब, ठीक है अफजल साहब, ठीक। देखिए, मैं ये कहूंगा अजीत भाई कि कोई भी कानूनी काम करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसका एक तरीका होता है, उसको फॉलो किया जाए और उसके तहत कार्रवाई की जाए, स्वागत है किसी भी तरह का।
आप ही के चैनल पर बैठकर मैंने कहा था भाई जेल भेजना, जरूर भेजिए जेल, अगर हमने कोई काम ऐसा किया तैयार है हम जेल जाने को। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, इस देश के अंदर एक कानून है, लॉ है और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके तहत जो भी काम होगा उसको देखा जाएगा। जहां तक आपने कहा कि जेल, ये बात कहना बहुत आसान है। हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं की तकरीरें सुनी है, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनके बारे में बहुत लोग बोलते थे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखा, जब इख्तिदार में बहुत सारे लोग आते हैं या कहीं पर उनको पावर मिलती है तो फिर उनकी जबान दूसरी हो जाती है। चलिए अफजल साहब, ना मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, आज पहला दिन है केजरीवाल जी का। एक मिनट, आज अफजल साहब एक मिनट आपके पास दोबारा होगा जरा। प्रोफेसर आनंद कुमार करते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मुद्दा ये भी है कि जो केंद्र सरकार का जिस ढंग से बिजनेस रूल है उसके मुताबिक 2002 में जो केंद्र सरकार ने जो कायदे कानून में कुछ परिवर्तन किया, उसके मुताबिक आप इस तरह का विधेयक या लोकपाल जो केंद्र सरकार का जो फॉर्मेट है उससे बदल कर नहीं ला सकते। अब अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठेगा, अनशन करेगा और दिल्ली की जनता भी होगी। तो हम मान लें कि अगले 15 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह के अनशन की तैयारी कर रहे हैं गृह मंत्रालय के बाहर, जो देश के इतिहास में पहली बार होगा शायद। अब आपने तो एक पहला काम उनको दे ही दिया, इसका मतलब कि वो तत्काल अपना साजो सामान तैयार करें और शिंदे जी ये सोच लें कि उनके सामने धरना देने में आदर्श घोटाले की फाइल भी होगी और दिल्ली सरकार की जन लोकपाल वाली फाइल भी होगी। देखिए, अगर कोई ऐसा कानून उन्होंने बनाया 2002 में, जो अभी अभी लोकपाल बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसकी भावना के विपरीत जाता है, क्योंकि अब तो संसद का भी सर्वसम्मत फैसला हो गया कि राज्यों में नया एक प्रावधान बनेगा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाई जाएगी। और जहां तक पिछले 15 साल के मामलों के जांच की बात है, तो उसमें पिछले 48 घंटे के मामले भी आ सकते हैं। ये किसी लेकिन या प्रोफेसर आनंद कुमार, जांच नहीं है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आज केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतने तल्ख और तेवर केजरीवाल के नहीं दिखे सदन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज विनम्र हो गए, चूंकि आज कांग्रेस के समर्थन से आज पहला ही दिन था तो कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे कि कांग्रेस वाले जो बहुत दुखी मन से समर्थन दे रहे हैं और दुखी हो जाए भ्रष्टाचार की बात सुनने और करने के बाद? नहीं, आज वो एक आम आदमी की जबान में बोल रहे थे, जिसमें ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिसको आपने क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहा है और एक खास किस्म का बिचौलिया जनतंत्र कहा है, प्रभु जाति प्रजातंत्र कहा है, उसका जो दुख है उसको उन्होंने बयान किया है। और विनय में एक खास तरह की दृढ़ता भी थी। विजय के समय में विनम्रता हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। वो उस भाषा में बोले जो राष्ट्र निर्माण के लिए बेचैन जमात की भाषा है। और इसलिए जो हमको किसी खास मुद्दे पर किसी खास सरकार के बारे में कहना था, वो जनता की अदालत में हमने पिछले 3 महीने रखा था। चलिए, लेकिन कुछ बातें आ चुका था, कुछ अब तो हमको भाषण कम देना है, अपने काम से ज्यादा बोलना है। हाँ, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक ये कह रहे हैं कि अब बोलने का वक्त खत्म हो गया, अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया कि आप काम शुरू करिए, बोलने का वक्त अब खत्म होता है जैसे ही सत्ता में आते हैं। अब सवाल ये उठता है, कुछ सवाल खड़े किए हर्षवर्धन ने खड़े किए, जिसमें उन्होंने कहा बहुत अनैतिक गठबंधन है, अनैतिक तरीके से ये गठबंधन सत्ता में आ रहा। और कुछ सवाल और पूछे, जिसमें कश्मीर से लेकर सवाल था कि कश्मीर पर माफी मांगे, उनका इशारा प्रशांत भूषण को लेकर था, उनका इशारा मोहन शर्मा के एनकाउंटर को लेकर था। क्या इस मुद्दे पर जवाब नहीं देना सदन में, क्या कहीं उस सवाल से बचने की कोशिश है, या मौके की नजाकत नहीं थी कि उन तमाम आरोपों का जवाब दें पुरुषोत्तम जी? और उसके बाद सुधांशु मित्तल के पास जो बात आपने पहले कही और जिस पर आनंद कुमार जी, एक मिनट आनंद जी, पुरुषोत्तम जी कर रहे थे। देखिए, एक बात तो यह है कि असल में मुझे तो लगता है कि हमें इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर बोलते हुए उनका तेवर आक्रामक नहीं था।
क्योंकि आप चुनाव प्रचार में एक तरह से बोलते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त हो गया, अब आपको सरकार चलानी है। अब आक्रामकता शब्दों में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करेंगे। और उस काम में आनंद कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 15 साल का मतलब पिछले 48 घंटे भी हो सकता है। एक प्रक्रिया चलेगी, उसमें कौन आएगा, कौन फंसेगा, कौन बचेगा, वो एक अलग सवाल है। इसलिए उसमें किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, उसमें किसी को टारगेट करने की बात नहीं है। टारगेट करेंगे तो विंडिक्टिव नजर आएंगे, बदले की भावना से प्रेरित नजर आएंगे। दूसरी जो बात है, ये बात तो देखिए, आम आदमी पार्टी को ये फैसला तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बात बार बार कहता रहा हूं कि पॉलिटिक्स के दो हिस्से हैं, एक गवर्नेंस और एक आइडियोलॉजी या विजन। और गवर्नेंस के सवाल पर अभी तक आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट है और उसका बड़ा एक उत्साहवर्धक रूप हमारे सामने। अभी तो जुम्मा हाँ, इसीलिए 7 दिन भी नहीं हुए। नहीं, पार्टी के तौर पर भी, लेकिन बतौर पार्टी के भी ये नाजुक सवाल है, ये जरूरी सवाल है। और अगर आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को रखती है, तो चाहे कश्मीर का सवाल हो, चाहे औद्योगिकरण की नीतियों का सवाल हो, चाहे परमाणु ऊर्जा का सवाल हो, आपको पोजीशन तो लेनी पड़ेगी और साफ पोजीशन लेनी पड़ेगी और उसको डिफेंड करना पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जी आनंद जी, ये सवाल उठता है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, ऐसे मौके पर जो हर्षवर्धन ने काफी लंबी तकरीर की, लगभग 40-45 मिनट तक हर्षवर्धन बोलते रहे और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने जनता से धोखा किया। लेकिन मुझे लगता है एक चीज सीखने की भी जरूरत है कि जिस ढंग से 4-5 दिनों के भीतर इस सरकार ने, चाहे वो रैन बसेरे में गए या रात में कहीं ऐसी जगह पर मुआयना करने गए या ऑडिट के लिए बुलाया सीएजी को, और जो 4 साल से नहीं हो रहा था वो करने का ऑर्डर दे दिया, बिजली कंपनियों की आर्म ट्विस्टिंग कर दी, बिजली की दरें कम करने के लिए चाहे जो भी पैमाने पर किया उसमें आप नुक्ताचीनी मीन मैक निकालें। लेकिन एक शुरुआत तो अच्छी हुई कि जो परंपरागत पार्टियां नहीं कर रही थी उसको अपने ढंग से अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी। अजीत जी, किसी भी कार्य का मूल्यांकन और विश्लेषण जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए, वो रोमांटिसिज्म से नहीं होना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारी चीजों का जो मूल्यांकन हो रहा है वो बहुत रोमांस को लेके हो रहा है। बात हुई कि बिजली के दाम जो है कम करे गए। आप जानते हैं शीला दीक्षित जी ने 26 जुलाई को क्या करा था? यही करा था। उन्होंने जो था, उन्होंने 1 रुपए और 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी। ये बताइए सर, आपने मैनिफेस्टो में कहा कि 30% कम करेंगे, थोड़ा जोर लगा के उन्होंने 50% किया, तो आप कर रहे थे, आप भी यही सब जगलरी करते, आप भी जगलरी कुछ करते, सब्सिडी देते। ऐसा पार्टी फंड से बीजेपी भी नहीं देती वहां। ऐसा आप बताइए, 1100 करोड़ से फंड ट्रांसफर होता है, फंड से ट्रांसफर होता है। तो फिर मैं कुछ कहूं नहीं? चलिए बोलिए। अगर आपको बात सुनने की पेशेंस हो तो मैं कहूं। नहीं, अगर आपने पहले ही तय कर रखा है अपनी बातों का, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, आप बोलिए, बात तो पूरी सुनिए ना। जी बात सही। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिख रखा है कि जो दाम कम होने वो 50% कम होने, और कैसे होने वो 3 मापदंड भी दे रखे। वो सब्सिडी मापदंड नहीं है, उसमें 3 मापदंड है। एक ऑडिट के माध्यम से जो ज्यादा पैसा जनता से लिया जा रहा है उसके माध्यम से, दूसरा जो है फॉल्टी मीटर्स के माध्यम से, और तीसरा ओपन कंपटीशन के माध्यम से। और 4 महीने में होंगे, ये लिखा हुआ है उसमें जी। तो किसी चीज का मूल्यांकन जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए। ये आप, क्योंकि एक रोमांस हो रहा है, रोमांस नहीं हो रहा है। सुधांशु मित्तल जी गलत करना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, आप एक मिनट। सुधांशु मित्तल जी, देखिए लोग ऊब चुके हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लोगों को लगता है बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं, बहुत सारे जो सिस्टम चला रहे हैं लोग टॉप टू बॉटम, वहां करप्शन है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा भी। अजीत जी, हाँ, अभी देखिए आप लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात करें। येदियुरप्पा से सेटिंग चल रही है, अरुण जेटली का बयान आ गया कि बहुत जल्दी शामिल हो सकते हैं। जी सुन लीजिए। जी सुनाइए। आपकी दिक्कत क्या है? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम 32 सीट लेके हार गए और ये 28 सीट लेके जीत गए। ये सत्य है क्या? कमाल है। हम लोगों को जनता ने नकार दिया, इनको स्वीकार दिया। भाई किस पैमाने पे? ये 28 है, इनकी 30% वोट है, 33% वोट हमारी है। लेकिन ये सब होता रहा ना सर, और फिर हम हार गए। सर जो गठबंधन, सुधांशु जी,
जिस गठबंधन को सुधांशु जी अगर उनकी 28 सीट थी, 8 से सपोर्ट होकर उनको मिला, आपकी भी 96 में सरकार बनी थी, हालांकि वाजपेयी जी 13 दिन में बाहर हुए, लेकिन 98, 99 में जम्बो गठबंधन के साथ सरकारें बनी। तो उस गठबंधन को आप क्यों आपको 4 सीटें कहीं से जुगाड़ हो जाता तो आपकी भी सरकार बनती। आपको ये भी तो सोचने की जरूरत है कि आपको वो समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है। कमाल कर रहे हैं जी। अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं तो हैरान हूं। आप कह रहे गठबंधन, वो केजरीवाल जी कह रहे मेरा तो गठबंधन ही नहीं है। नहीं, चलिए गठबंधन नहीं, ये कह रहे हमने समर्थन करा, समर्थन, चलिए समर्थन, क्या बात करे जा रहे हैं आप लोग। अरे भाई समर्थन भी कहा है, वो तो कहीं नहीं रहे कि हमारा समर्थन है। वो कह रहे हैं हमारी अल्पमत सरकार है, हमने कोई समर्थन नहीं लिया। अच्छा चलिए, समर्थन उनको उनके पक्ष में वोट किया, उनके सरकार के साथ वोट किया। चलिए उसके आप बहुत टेक्निकल वर्ड पर जा रहे हैं। मैं मित्तल साहब के एक शब्द से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। टेक्निकल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो जनता के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट दीजिए, अच्छा किया आपने, आपकी शुभेच्छा की हम कदर करते हैं, जनता भी कदर कर रही है। आइए आपके पास नीम अफजल साहब, पुरुषोत्तम जी। मित्तल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, मित्तल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि रोमांस, सिंबलिज्म को दिक्कत ये है। 1 मिनट मित्तल साहब, 1 मिनट। हाँ देखिए, दिक्कत ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोमांस जी। असल में इस देश की राजनीति में पिछले कई सालों में इतनी ज्यादा कोट अनकोट वास्तविकता लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि कोई भी नेता आएगा, बातें बड़ी सादगी की करेगा, बातें बड़े सच्चाई की करेगा, करप्शन से लड़ने की करेगा, हिंसा से लड़ने की करेगा, ईमानदारी की करेगा, और फिर वही जिसको हम कहते हैं एसयूवी कल्चर, जिसको कर्नाटक में कहा गया ऑपरेशन लोटस, जिसको तमाम तरह के तमाशे, वो कांग्रेस हो या भाजपा में किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा। तो अगर ये रोमांस है तो सचमुच डेमोक्रेसी को वास्तविक, आप ब्रीफ लेके आ रहे हो, डेमोक्रेसी को सुधांशु जी पैसेंस रखिए सर। मैं आपका क्रोध समझ सकता हूं, लेकिन अब उसके लिए मैं अपराधी नहीं हूं, दिल्ली की जनता अपराधी है। तो देखिए, ऐसा है कि ये रोमांस जो है, ये उन सपनों के साथ रोमांस, हमें नकारा। लोकतंत्र जिस सपने का नाम है कि मेरी हिस्सेदारी हो, मेरी हिस्सेदारी हो, और जो प्रतीकों की बात हो रही थी, प्रतीकों का महत्व होता है राजनीति में। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रतीकों का महत्व नहीं है? प्रतीकात्मक कामों का महत्व होता है। आखिरकार पिछले लोकसभा चुनाव के समय में लगभग 80 वर्ष के अडवाणी जी ऑटो में बैठ के जिम में गए थे और 1-1 किलो के डंबल उठा के सारे टेलीविजन पे दिखा रहे थे। नहीं होता तो बीजेपी अध्यक्ष किसी राज्य में साइकिल से चलते हैं या अलग अलग नेता अडवाणी जी की बात कर रहा हूं, आप ऑटो में बैठ के जिम में जा रहे हैं, वहां डंबल उठा के दिखा रहे हैं। आप यही कन्वे कर रहे हैं ना कि बूढ़े होने के बावजूद जवान है। तो ये प्रतीकात्मकता आपकी अगर सही है तो ये लोग मेट्रो में चल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात आ गई? एक बात मैं और भी जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर, जो ये सवाल उठा, जिस तरह से हर्षवर्धन ने विधानसभा के अंदर, चाहे वो कश्मीर का सवाल हो, एक मिनट सर, और चाहे बाटला हाउस इनकाउंटर का सवाल हो, ये इस तरह के जो सवाल उठाए हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, कि इन सब सवालों पर आम आदमी पार्टी को अपनी स्पष्टता से अपनी बात रखनी होगी, साहस के साथ रखनी होगी। लेकिन जो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुल राजनीति है, वो इसी तरह के इमोशनल सवालों को उठा करके, जिस तरह के इमोशन की राजनीति करते हैं, बुनियादी जो सवाल है, जनता के जो सवाल है, आम आदमी के सवाल है, पूरा बीजेपी का कैंपेन इसी तरह के राम मंदिर से लेकर के जो इनकी राजनीति शुरू हुई है, वो आम आदमी का सवाल कहां से है राम मंदिर बनाना। तो ये अगर जो इमोशन की राजनीति करते रहे, वो क्या राम मंदिर का आंदोलन रोमांस नहीं था? वो एक तरह का प्रतिक्रियावादी रोमांस था। प्रतिक्रियावादी रोमांस के खिलाफ एक आम आदमी के बुनियादी सवालों के साथ जुड़ा हुआ रोमांस है, राजनीति में वापसी हुई है। ये तो अच्छी बात है।